हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो देखिए, हमने 2 दिन में सेंटेंस के 2 पार्ट देखे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत कुछ उससे सीखा भी होगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमने 2 दिन में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा सेंटेंस होता क्या है, आप सभी को पता है। सेंटेंस एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, फीलिंग्स या थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। यानी हम अपने विचार किसी दूसरों तक पहुंचाते हैं या कोई अपने विचार हम तक पहुंचाता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। फिर मैंने कहा कि जो सेंटेंस होता है, अगर हम उसको कैटेगराइज करें किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। सेंटेंस को अगर हम कैटेगराइज करें स्ट्रक्चर के आधार पर, तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ओके। 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ओके। पहला सेंटेंस आपका होता है सिंपल सेंटेंस। सेकंड आपका होता है जी कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड सेंटेंस होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। खैर, ये तो स्ट्रक्चर के आधार पर अगर सेंटेंस को कैटेगराइज किया जाता है तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका होता है सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, ओके। अब ये बात आती है कि सिंपल सेंटेंस कैसे मतलब आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कल, सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होती, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो कोई सबऑर्डिनेट क्लोज होती ना ही कोई कोऑर्डिनेट क्लोज होती। सिंपल सेंटेंस में केवल क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में आपको मिलता है, यानी सिंपल सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ उसका अपना एक प्रेडिकेट, ठीक है जी। तो सिंपल सेंटेंस में क्या बताया था आपको, क्या आएंगे, केवल एक सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ उसका अपना प्रेडिकेट आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कंपाउंड हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन के जुड़कर किसी एक प्रेडिकेट के लिए आ सकते हैं, या फिर 2 कंपाउंड प्रेडिकेट किसी सब्जेक्ट के लिए आते हैं, ठीक है। तो खैर, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक उसका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है और प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। खैर, अब आती है बात कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। मैंने कहा था कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस तो एक ही होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ही होता है, लेकिन उन सेंटेंस के 2-2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। 2-2 पार्ट का मतलब 2-2 क्लोजेस होती है, यानी कंपाउंड सेंटेंस। और फिर मैंने ये कहा था कि यदि कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स, दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि मेन क्लोज तो मिलेगी। और मेन क्लोज कौन सी होती है, जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। क्लोज की पहचान कौन कराता है हमें, कंजंक्शन। यानी जब कभी 2 क्लोज हो गया 2 से ज्यादा, जिस क्लोज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता वो हमेशा कौन सी क्लोज होती है, मेन क्लोज। मेन क्लोज का मतलब प्रिंसिपल, उसका मतलब इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होती है, ओके। यानी वो अपना मीनिंग अपने आप ही कन्वे करती है, किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड नहीं होते। तो कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लोज तो होती है, ये तो होगी, बस हमें ये देखना होता है फिर कि मेन क्लोज के साथ कौन सी दूसरी क्लोज आएगी जो कंपाउंड सेंटेंस बनाएगी। और फिर मैंने कहा था कि मेन क्लोज के साथ कंपाउंड सेंटेंस में दूसरी क्लोज कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट क्लोज का हमें कब पता लगता है, कंजंक्शन से बताया था कल कि कंजंक्शन हमें बताता है कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ओके। तो फिर मैंने कहा था कि जिस क्लोज से पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आते हैं, कंजंक्शन बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा था जिस क्लोज से पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नोर, बट, येट, एंड, सो, ओके, और सो, ओके। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक की स्ट्रक्चर जोड़ते हैं। सेम रैंक का मतलब यदि मेन क्लोज है, मतलब मेन क्लोज क्या होती है, इंडिपेंडेंट, तो कोऑर्डिनेट क्लोज भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट, ओके। तो मेन क्लोज के साथ जब कोऑर्डिनेट क्लोज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में 2 सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है और उसे ही बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ओके। बात करें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक क्लोज तो हमेशा रहेगी, मेन क्लोज, ओके।
मेन क्लोज कौन सी क्लोज होती है? जिस क्लोज के साथ कोई कंजंक्शन नहीं होता। फिर बस ये देखना होता है कि मेन क्लोज के साथ कौन सी क्लोज आएगी? सबऑर्डिनेट। तो मेन क्लोज के साथ कौन सी आएगी? सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी। कैसे पता लगेगा कि कौन सी क्लोज सबऑर्डिनेट है? जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। फैन बॉयज को छोड़कर, यानी फॉर, एंड, नॉर, सो, बट, येट, और इनको छोड़कर बाकी बचा जो भी कंजंक्शन होता है मेरे भाई, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। वो जिस क्लोज के साथ आएंगे वो क्लोज कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट। जैसे इफ हुआ, अनलेस हुआ, दैट हुआ, ओके, देन हुआ, एज हुआ, सिंस हुआ, बिकॉज हुआ, वेदर हुआ। बाकी बच्चे जो भी WH वर्ड कंजंक्शन होते हैं ना, WH वर्ड, वो भी सारे सबऑर्डिनेट होते हैं। तो खैर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जब मेन क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट क्लोज आती है, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं मेरे भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये तो हमें पता लग गया कि मेन क्लोज कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट। तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, वो डिपेंडेंट होती है। कल ही बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसी क्लोज होती है जिसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए वो मेन क्लोज पर डिपेंड होती है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो मेन क्लोज पर डिपेंड होती है। ठीक है ना जी? इसीलिए हम सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। फिर मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन कौन सी क्लोज होती है? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ओके, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। जब कोई क्लोज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती है तो वो क्लोज कौन सी होती है? नाउन क्लोज। या फिर जब कोई क्लोज मेन क्लोज में दिए हुए एक्शन का टाइम बताती हो, प्लेस बताती हो, ठीक है, रीजन बताती हो, तो वो क्लोज क्या होती है? एडवर्ब क्लोज। और जब कोई क्लोज किसी नाउन के लिए आती है, मतलब जो मेन क्लोज में नाउन होता है उसके लिए कोई क्लोज आती है, तो वो एडजेक्टिव क्लोज आती है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट होती है क्योंकि उसका खुद का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो मेन क्लोज पर टिकी होती है, यानी डिपेंड होती है, तो वो आपका डिपेंडेंट होती है। ठीक है। तो मेन क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। खैर, इतना हमने पढ़ चुका था, मैंने रिवाइज कराया। ओके, तो देखिएगा, ये जो हमने सेंटेंस पढ़े, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसके आधार पर है? स्ट्रक्चर के आधार पर। कि सेंटेंस का ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार यानी 3 टाइप्स में बांटा गया है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा और 2 वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो मैं अब सिंपल को दूसरी तरह से आपको बताऊंगा, मतलब दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो यानी जो सेंटेंस को कैटेगराइज किया जाएगा वो किया जाएगा फंक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है ना। तो ये तो पढ़ा था हमने सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पर कैटेगराइज का तरीका। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस होता है एक और तरीके से यूज किया जाता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो यानी सेंटेंस जो होता है वो फंक्शन के आधार पर भी यूज किया जाता है। तो अब हम बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है वो फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार का होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर तो वो 3 प्रकार का होता है। यानी अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस को जब फंक्शन के आधार पर बताया जाता है तो कितने प्रकार का होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब सेंटेंस को फंक्शन के आधार पर बताया जाता है तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ओके, देखिएगा, तो पहला सेंटेंस कौन सा होता है? पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है भाई? फंक्शन के आधार पर जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव। अब मैं एक चीज बताऊं, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, वो होती है स्टेटमेंट्स। क्या होती है वो? स्टेटमेंट्स। यानी कि जब स्पीकर लिसनर को कुछ बताता है, यानी हम किसी को कुछ बताते हैं, तो जो बताने वाली होती है वो स्टेटमेंट होती है, जो बातें होती है वो स्टेटमेंट होती है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं, बताते हैं, तो वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट होती है जो हम किसी को कहते हैं और बताते हैं। कोई भी स्टेटमेंट 2 प्रकार की होती है। हम कह सकते हैं फिर जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव। तो एक तो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है आपका नेगेटिव। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट 2 प्रकार की होती है। या तो कोई स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगी यानी पॉजिटिव,
या फिर नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई लाइक टी, भाई अगर मैं कहूं आई लाइक टी, तो इसका मतलब स्पीकर बता रहा है कि मैं चाय को पसंद करता हूं, यानी वो इस लिसनर को कुछ कह रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है अफर्मेटिव है, किसके अंडर आएगी? असर्टिव। मान लो कि वो कहे आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी। तो अब क्या है, आई डोंट लाइक टी क्या है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट, लेकिन है कौन सी सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। तो जैसे कहते हैं कि गांव में भाई एक आदमी रहता है, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रामू है और उसके दो लड़के हैं। ऐसे हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के दो पुत्र होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कोई स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। ओके, चलो खैर, अब दूसरे सेंटेंस को हम देखें कि फंक्शन के आधार पर जो दूसरा सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है। तो फंक्शन के आधार पर जो सेकंड होता है सेंटेंस वो होता है इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है जी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें स्पीकर लिसनर को कुछ बताता नहीं है, इसमें स्पीकर लिसनर से पूछता है जो उसे नहीं पता। ओके, तो वो आंसर लेता है लिसनर से। तो यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं स्टेटमेंट्स नहीं होती, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चंस। क्या होते हैं जी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। कौन सा होता है? क्वेश्चन वर्ड टाइप। और बी होता है यस या नो आंसर टाइप। ठीक है जी, यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट तो होती है तो क्वेश्चंस भी दो प्रकार से यूज होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड के द्वारा और एक यस या नो टाइप। का मतलब क्या है कि जब स्पीकर लिसनर से यस या नो में आंसर मांगता है, तो यानी जब स्पीकर लिसनर से केवल यस या नो में आंसर मांगता है तो सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया जाता है? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। किससे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब से। मान लो अगर मैं पूछूं कि जैसे कि हैज ही गॉन, हैज ही गॉन ये सेंटेंस है, ठीक है ना, और हमने पूछा हैज ही गॉन, तो आपने देखा टेंस की हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है। और जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है मेरे भाई? इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है। तो लेकिन ये इंटेरोगेटिव कौन सा टाइप है? यस या नो टाइप। मतलब हम इस सेंटेंस के द्वारा, यानी स्पीकर इस सेंटेंस के द्वारा जानना चाह रहा है कि क्या वह जा चुका है, यस या नो। तो यानी याद रखिएगा, तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसका एक टाइप होता है कि स्पीकर लिसनर से यस या नो में आंसर जानना चाहता है कि वह जा चुका है, यस या नो। लेकिन अगर उसको आगे की डिटेल जाननी है, यानी फर्दर डिटेल जाननी होती है, तो वो फिर WH वर्ड से सेंटेंस को शुरू करेगा। जैसे मैं कह दूं व्हेन हैज ही गॉन, वह कब गया, तो अब यस या नो में आंसर नहीं आया, उसने डिटेल मांगी है। तो अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहां स्पीकर लिसनर से फर्दर डिटेल मांग रहा है, आगे की डिटेल मांग रहा है, ना कि यस या नो में आंसर मांग रहा है। ओके, तो याद रखना, अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहां पर डिटेल मांगी जाती है, और यदि केवल यस या नो में आंसर मांगा जाता है तो वह क्वेश्चन यानी वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। समझ में आई बात कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड टाइप और एक यस या नो टाइप। यानी जब स्पीकर लिसनर से केवल यस या नो में आंसर मांगता है तो वह सेंटेंस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, लेकिन जब स्पीकर लिसनर से कुछ आगे की डिटेल मांगता है तो वहां पर वे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, यानी WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। ओके, तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फंक्शन के आधार पर जो थर्ड टाइप होता है, तीसरा सेंटेंस होता है, वो होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब क्या हुआ, असर्टिव में तो क्या होता है, हम कुछ कहते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम अपने लिसनर से कुछ पूछते हैं जो हमें नहीं पता। लेकिन अब ये क्या है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें क्या होगा, ठीक है ना। सीधी सी बात ये है कि जो असर्टिव और इंटेरोगेटिव में होता है वो तो इंपेरेटिव में नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं
कि इंपेरेटिव सेंटेंस में स्पीकर ना तो लिसनर को कुछ कहता, ना ही वो लिसनर से कुछ पूछता। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। तो फिर से बता दूं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें स्पीकर लिसनर को डायरेक्ट ऑर्डर देता है, एडवाइस देता है, या फिर रिक्वेस्ट करता है। एक चीज मैं और बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब समझ पा रहे हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कभी सब्जेक्ट से नहीं की जाती, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले से ही अंडरस्टूड होता है, बाय डिफॉल्ट यू माना जाता है। क्या कह दिया मैंने कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाता है वो बाय डिफॉल्ट यू माना जाता है, इसीलिए उसको लिखने या बोलने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबको पता है जब स्पीकर लिसनर को ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा या एडवाइस देगा, वो सामने वाले पर्सन को देगा, और सामने वाला पर्सन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यानी यू। तो बार बार यू लिखने के बजाय उसको अंडरस्टूड कर दिया जाता है। इसीलिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं कहूं कि गो होम नाउ, अगर मैंने ये लिखा कि गो होम नाउ, कि अब घर जाओ, इसका मतलब क्या है, यहां स्पीकर लिसनर को कुछ स्टेटमेंट नहीं बता रहा, ना ही कुछ क्वेश्चन कर रहा है, यहां तो स्पीकर लिसनर को ऑर्डर दे रहा है घर जाने का। ओके, तो खैर, तो समझ में आया, इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्योंकि इसमें अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट यू। खैर, तो फंक्शन के आधार पर फोर्थ टाइप्स का सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा होता है भाई? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं मैं बता दूं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी फिर से बता दूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशन of feelings of joy, sudden expression of feelings of joy, sorrow and surprise etc. यानी जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें स्पीकर अपनी फीलिंग्स को सडन एक्सप्रेस करता है, मतलब अचानक से जो फीलिंग्स आती है वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी एक चीज और बता दूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शंस वर्ड का यूज किया जाता है। इंटरजेक्शंस वर्ड क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे हुर्रा, अलास, ओके, हुर्रा, अलास, ओ, सॉरी, ये वाले, ठीक है ना, ब्रेवो। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन एक्सप्रेस होती है हमारी फीलिंग्स, ओके, और जो इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं वो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, ओके। खैर, फिफ्थ नंबर के अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो वो होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है भाई? वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होते हैं इसमें आती है ब्लेसिंग्स, विशेस एंड, तो ब्लेसिंग हो गया, विशेस हो गया और ग्रीटिंग्स एक्सेट्रा, ओके। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ब्लेसिंग्स दी जाती है, विशेस दी जाती है, ग्रीटिंग्स, यानी कि इसमें स्पीकर ना तो लिसनर से कुछ कहता, ना ही लिसनर से कुछ पूछता, और ना ही वो कोई ऑर्डर दे रहा होता है, और ना ही सडन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है। आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो स्पीकर होता है वो किसी को ब्लेसिंग देता है या विश करता है किसी को, या फिर ग्रीटिंग करता है। चलो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू आर वेलकम। क्या लिखा? यू आर वेलकम। तो सुन लीजिएगा, जैसे मैंने किसी को सेंटेंस लिखा जैसे मैंने सेंटेंस लिखा यू आर वेलकम, तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं बोल रहा हूं यू आर वेलकम,
मान लो कोई गेस्ट आया और हमने कहा यू आर वेलकम, तो यू आर वेलकम जो सेंटेंस होगा वो फंक्शन के आधार पर आप कैसे कैटेगराइज करोगे? क्या वो असर्टिव है? क्या ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है? क्योंकि सबको पता है जब हम किसी का स्वागत करते हैं, जब हम यू आर वेलकम बोलते हैं, तो हम वहां कोई स्टेट नहीं करते, कोई स्टेटमेंट नहीं है वो, ना ही हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, ना ही हमारी फीलिंग्स वहां एक्सप्रेस हो रही है। वहां पर हम किसी को ग्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, स्वागत कर रहे होते हैं किसी का, तो वो ग्रीटिंग्स में आता है। और ग्रीटिंग हमारी किस सेंटेंस के अंदर आती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे हम किसी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दीपावली, तो वहां क्या होता है? वो विशेष होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जो विशेष होती है, ब्लेसिंग्स होती है, ग्रीटिंग्स होती है, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि मॉडर्न ग्रामर कहते हैं कि जो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी है उसको एक कर दिया गया है, लेकिन हमारा बेस्ट क्या है? वो 5 ही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, खैर 4 भी होते हैं, 5 भी, ठीक है ना। मॉडर्न में 5 मतलब 4 मान लिए, और पहले वो 5 होते थे। ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी में इंक्लूड करते हैं। ओके, लेकिन हम ऐसे याद करेंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है। जो आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इंटेरोगेटिव, उसमें आपका मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव मार्क यूज होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज होता है, यानी इंटेरोगेटिव मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क यूज होता है। ओके, इन दोनों को छोड़कर बाकी बचे सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज होता है। कौन सा होता है भाई? फुल स्टॉप यूज होता है। ओके, तो ये होते हैं फंक्शन के आधार पर सेंटेंस। ठीक है, तो हमने सीखा था पहले स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और आज सीखा हमने कि फंक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो ये हमने सीखा सेंटेंस और क्लोज सीखी। ठीक है ना, तो आज सेंटेंस की जो क्लास है वो यही कंप्लीट होती है। ओके, तो ठीक है, मतलब अच्छे से इनको रिवाइज करना। ओके, क्योंकि इनसे हमें बहुत चीजों में हेल्प मिलने वाली है। जब आगे हम वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जब हम आगे नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, उनमें ये चीजें बहुत आती है कि जब असर्टिव सेंटेंस की आप नरेशन ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर बंदे को असर्टिव सेंटेंस का ही नहीं पता तो नरेशन क्या खाक बनाएगा या फिर एक्टिव वॉइस क्या बनाएगा। इसीलिए सेंटेंस पर पकड़ होनी चाहिए, इसीलिए मेरी फर्स्ट वीडियो सेंटेंस के ऊपर थी। क्लोज भी पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने क्लोज भी बताई कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए जो अभी तक पढ़ा है आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है ना, एफर्ट जो मैं लगा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ इस लॉकडाउन में। ठीक है ना, लॉकडाउन में आप सभी घर पर हो तो मतलब पढ़ाई के टच में बने रहो। ठीक है ना, अपना फ्लो बनाए रखो। और एक चीज और बोलता हूँ, हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ो। ठीक है ना, बाकी सेंटेंस तो कोई भी हो। ठीक है ना, मान लो मैं यहाँ 2 या 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस तो कोई सा भी आ जाए, एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया तो सेंटेंस कोई बचेगा नहीं मेरे भाई। इसीलिए मैं यहाँ जो प्लेटफॉर्म है हमारा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से पढ़ाई होती है, रूल रट्टों से मैं पढ़ाता नहीं हूँ। और कोई भी टॉपिक ऐसा जो इंग्लिश के अंदर है जो आप कहते हो टफ हो, वो भी मैं कॉन्सेप्ट से कराता हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, तो मजा आएगा। बस ये है कि मेरा साथ दे, सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तो हमने सेंटेंस पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक एक वर्ड जो हमारा लेटर से मिलकर बनते हैं वर्ड, तो वो वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।